हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और टॉपिक जो चल रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। मुझे लग रहा होगा पूरा समझ में आया है, आराम से क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट हमने पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड टेस्टिस होता है, हमने ये पढ़ा था और टेस्टिस हम टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो पेयर्ड टेस्टिस रशन पूरा तैयार। उसके बाद हमने पढ़ा था एसेसरी स्टूडेंट, इसमें एसेसरी जो है डक्ट्स स्टूडेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स होती हैं और एसेसरी डक्ट्स 4 पढ़ी थी हमने। सहायक नलिकाएं, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस। डन। उसके बाद उसमें हमने एक टॉपिक लिया था मेल में एसेसरी ग्लैंड्स स्टूडेंट। और एसेसरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो एसेसरी ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 होती है, या एक होती है एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, एक होता है सिंगल प्रोस्टेट ग्रंथि और एक होता है एक जोड़ी काउपर ग्रंथि स्टूडेंट। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये था। और उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट था बाह्य जननांग पेनिस स्टूडेंट, ये बाह्य जननांग पेनिस। डन। शिशन। तो 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों। ठीक है, ये भी फिनिश हो गया, ये भी क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया। शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन, एपिडिडामिस। शुक्राणु का संग्रह, एपिडिडामिस। शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका, सर्टोली सेल। एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रवण, लेडिंग कोशिका। सर्टोली कोशिका के कार्यों का नियमन करने वाला हार्मोन, एफएसएच। मेरे साथ साथ बोलना है आपको, जवाब आपको देने हैं सुनकर। लेडिंग कोशिकाओं के कार्यों का नियमन, एलएच। नर जनन ग्रंथि व वाहिनियों के कार्यों का नियमन, टेस्टोस्टेरोन। डन। श्योर स्टूडेंट। अगली बात करूं आपसे और ज्यादा। स्टार्ट स्टूडेंट। फ्रैक्टोज शर्करा स्त्रावित करता है, शुक्राशय। वीर्य का सर्वाधिक भाग बनाता है, शुक्राशय। क्लियर। कौन सी ग्रंथि का स्त्राव, पेनिस का लुब्रिकेशन, स्नेहन करता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। क्लियर। तैयार है हमारा पॉइंट यहां तक का? बिल्कुल बढ़िया। वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनन नलिका। क्लियर। एक वृषण में वृषणी पिंडकों की संख्या 250। एंड्रोजन का स्त्रवण करने वाली कोशिका, लेडिंग सेल। डन। पूरा तैयार। इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण, सर्टोली कोशिका। ब्लड टेस्टिस बैरियर, रक्त वृषणी अवरोधक कौन, सर्टोली कोशिका। डन। परफेक्ट है पूरा। शुक्राणु का मार्ग अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। क्लियर। ये तैयार। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट। कल हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट नर में जो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 3 सहायक ग्रंथियां थी और उन सहायक ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है, उस सहायक ग्रंथियों का स्त्राव स्टूडेंट कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। मेरी बात को सुनना, सहायक ग्रंथियों का स्त्राव कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा स्टूडेंट। ये लीजिए, श्योर। सेमाइनल प्लाज्मा, सहायक ग्रंथियों का स्त्राव, वो कहलाएगा। ओके। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेमाइनल प्लाज्मा सहायक ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं। तीनों सहायक ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा, और इसमें शुक्रवाहिनी शुक्राणु डाल देती है। शुक्राणु आने के बाद अब ये कहलाएगा वीर्य, यानी सीमेन वीर्य इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। श्योर। सेमाइनल प्लाज्मा किसे कहते हैं, सहायक नर सहायक ग्रंथियों के स्त्राव को मिलाकर सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें फ्रैक्टोज शर्करा होती है,
जिसमें कैल्शियम आयन होता है, जिसमें भिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं लाइक प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, जी हाँ स्टूडेंट, फाइब्रिनोजन, ऐसे कई एंजाइम होते हैं। तो सामान्य प्लाज्मा और शुक्राणु ये मिलके बनता है स्टूडेंट वीर्य। तो हमारा जो टॉपिक है छोटी जानकारी वो है सीमेन यानी वीर्य। स्टूडेंट वीर्य यानी सीमेन स्टार्ट करते हैं। सीमेन वीर्य इज इक्वल टू शुक्राणु प्लस सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्राव या द्रव। स्टूडेंट ये वीर्य कहलाता है। सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्राव सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है स्टूडेंट। और जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। डबल स्टार, सेमाइनल प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज शर्करा, कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं स्टूडेंट। यह सेमाइनल प्लाज्मा में होता है। श्योर। तो सहायक ग्रंथियों का स्त्राव सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है, जो फ्रक्टोज शर्करा, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होता है। अगला, अच्छा फ्रक्टोज शर्करा कौन डालता है? कौन डालता है फ्रक्टोज शर्करा? फ्रक्टोज शर्करा स्टूडेंट कौन डालता है? फ्रक्टोज शर्करा शुक्राशय स्रावित करता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव में कैल्शियम होता है। क्लियर है? अब आ गया वीर्य क्षारीय होता है स्टूडेंट। वीर्य क्षारीय होता है, उसकी पीएच 7.4 के आसपास होती है स्टूडेंट। ये रहा श्योर। वीर्य का नर के शरीर से वीर्य का बाहर निकलना स्टूडेंट, शरीर से वीर्य का बाहर निकलना इजेकुलेशन कहलाता है। स्खलन, ध्यान से सुनना, इजेकुलेशन, इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ा रहा हूं। इजेकुलेशन, स्खलन, ये कहलाता है स्टूडेंट शरीर से वीर्य का बाहर निकलना। इजेकुलेशन, स्खलन कहलाएगा। डन। और एक स्खलन में, एक बार जब स्खलन होता है तो करीब 3 से 4 ml वीर्य बाहर निकलता है। श्योर, 4 ml करीब वीर्य होता है, जिसमें लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। एक बार के स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। मिलियन 10 लाख को, यानी 20 से 30 करोड़। डन। जोरदार स्टूडेंट। यानी एक बार जो स्खलन होता है, वीर्य बाहर आता है, उसका मात्रा करीब होती है, आयतन होता है 3 से 4 ml और उसमें कुल शुक्राणु की संख्या होती है 200 से 300 मिलियन, यानी 3-4 ml में होती है 200 से 300 मिलियन। तो 1 ml वीर्य में करीब 50 से 150 मिलियन शुक्राणु होते हैं। क्या स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीर्य शुक्राणु प्लस सहायक ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं। सहायक ग्रंथियों का स्त्राव सामान्य प्लाज्मा कहलाता है। यानी अगर बात करूं तो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म, शुक्राणु प्लस सामान्य प्लाज्मा। डन। ये हमने अभी लिखा भी था। चलिए अगला। और अगर बात करूं तो एक बार वीर्य क्षारीय वीर्य एक स्खलन में 3 से 4 ml वीर्य मुक्त होता है और एक स्खलन में शुक्राणु की कुल संख्या 200 से 300 मिलियन होती है स्टूडेंट, 20 से 30 करोड़। डन। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया आप तो ये बताओ। क्लियर है मामला? 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। या स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स देता हूं आपको। या अब मेरी बात को एक और चीज सुनना आप। सामान्य फर्टिलिटी के लिए स्टूडेंट बच्चा पैदा करने की क्षमता, फर्टिलिटी निषेचन क्षमता जिसे कहते हैं, जनन क्षमता, वो होती है। तो वीर्य जो आता है उसमें शुक्राणु की संख्या 200 से 300 मिलियन है। डन। यानी 1 ml में 50 से 150 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। ओके। अब ऐसा नहीं कि संख्या इतनी तो सही है, उसमें से 60% शुक्राणु सामान्य आकार आकृति के होने चाहिए और उनमें से भी 40% गतिशील होने चाहिए। तब स्टूडेंट किसी पुरुष को जो है वो स्टूडेंट बंधे जो है किसी पुरुष को जननक्षम माना जाएगा। बच्चा पैदा करने की क्षमता, निषेचन क्षमता वाला वीर्य कहलाता है। जिन दंपत्ति में स्टूडेंट बच्चा नहीं हो पा रहा होता है, उनमें जब पुरुष का वीर्य लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले वीर्य में शुक्राणु की संख्या चेक करते हैं। साहब 1 ml में 50 से 150 मिलियन होनी चाहिए। अगर 20 मिलियन से कम है 1 ml में तो इस स्थिति को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। 1 ml में 50 से 150 मिलियन शुक्राणु सामान्य रूप से होने चाहिए, तब तो वो पुरुष में शुक्राणु की संख्या बिल्कुल सही है। अगर 20 मिलियन से कम है ना स्टूडेंट, या बिलियन से कम, तो इस अवस्था को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, शुक्राणु की कमी। या ऐसी स्थिति में पुरुष को बोला जाता है आपके वीर्य में शुक्राणु कम है। पर अगर स्टूडेंट सामान्य है, इतने हैं
उसके बाद चेक होता है उनमें ये वाला केस 60% इनमें से सामान्य आकार आकृति के होने चाहिए और उनमें से भी 40%, जी हाँ 40% सामान्य गतिशीलता वाले होने चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, सामान्य उर्वरकता मतलब होता है स्टूडेंट जनन क्षमता या जनन क्षमता। सामान्य उर्वरकता के लिए लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार व आकृति वाले होने चाहिए और इनमें से 40% आवश्यक क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में बनकर आती है, इसमें 60 और 40 को इंटरचेंज कर देता है और एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। तैयार है साहब हमारा? क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? विरय, सीमेन, शुक्राणु प्लस स्टूडेंट सेमाइनल प्लाज्मा। अब मैंने आपको जो बात बोली थी वो ये थी कि शुक्रवाहिनी को काट देना, तो आपने कहा सब शुक्रवाहिनी को काट देना, मैंने कहा उससे कहते हैं वेसेक्टोमी। ये अब एक पुरुष ने वेसेक्टोमी करवा ली, नसबंदी जिसे कहते हैं, शुक्रवाहिनी को काट दिया या बांध दिया, तो क्या उस पुरुष के अंदर स्टूडेंट वीर्य नहीं आएगा? बाहर आएगा? क्या उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा? होगा। शुक्राणु तो वृषण में बन जाते। वेसेक्टोमी करने के बाद युग्मकों का परिवहन नहीं होता, उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, पर वीर्य तो शुक्राणु प्लस सेमाइनल प्लाज्मा है, पूरा आएगा पर उसमें शुक्राणु भी नहीं होगा, इसलिए उस व्यक्ति में निषेचन क्षमता प्रभावित होगी, बाकी सब ही रहेगा। डन, क्लियर? तो 1 ml वीर्य में 50 से 150 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए सामान्य रूप से, और जो एक बार स्खलन होता है, स्खलन मतलब है शरीर से वीर्य को बाहर निकालना, उसमें जो वीर्य बाहर आता है उसमें करीब 4 ml मात्रा होती है और उसमें करीब 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। डन, उनमें से 60% सामान्य आकार व आकृति के और 40% शुक्राणु गतिशील होने चाहिए उसमें। डन, ये लीजिए स्पेशल पॉइंट यही था, यदि शुक्राणु की संख्या 20 मिलियन से कम हो जाए तो ओलिगोस्पर्मिया, अभी पढ़ा है इसमें, और यदि शुक्राणु हो ही नहीं वीर्य में, कम नहीं, 0 है ही नहीं, तो एंजियोस्पर्मिया कहलाएगा। ये लो, ये बीमारी में भी होता है, ये वेसेक्टोमी में भी होता है। डन, श्योर? अब मैं आपको कुछ टर्म्स देता हूं स्टूडेंट, बहुत जोरदार वाली, ध्यान से सुनना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली कोशिका में शुक्राणु धसे रहते हैं। सर्टोली कोशिका से मुक्त होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की गुहा में और वहां से बाहर आना स्पर्मिएशन कहलाता है। टर्म्स दे रहा हूं, डबल स्टार है नीट के लिए। सबसे पहले शुक्राणु बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और सर्टोली कोशिका में धस गया और पोषण ले रहा है। डन, अब सर्टोली कोशिका से मुक्त हुआ और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी निकला, इस घटना को स्पर्मिएशन। अब बाहर आया, अब वृषण से बाहर निकल के अधिवृषण में गया, वृषण से शुक्राणु का बाहर निकलना सेमिनेशन, वृषण से शुक्राणु का बाहर निकलना सेमिनेशन, उसके बाद नर के शरीर से बाहर निकलना इजैकुलेशन, स्खलन। फिर एक और चीज, मादा जनन मार्ग में शुक्राणु, नर द्वारा मादा जनन मार्ग में शुक्राणु को प्रवाहित करना इंसेमिनेशन। तो टर्म्स कौन कौन सी है जरा रिवाइज स्टार्ट। सेमिनिफेरस नलिकाओं से शुक्राणु का मुक्त होना स्पर्मिएशन, वृषण से शुक्राणु का मुक्त होना सेमिनेशन, नर के शरीर से शुक्राणु का बाहर आना इजैकुलेशन, स्खलन जिसे हमने कहा था। मादा जनन मार्ग में शुक्राणु का स्थानांतरित होना विरेसेशन, इंसेमिनेशन। जोरदार ये टर्म्स स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। दोबारा, सर्टोली कोशिका और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त होना स्पर्मिएशन, फिर वृषण से मुक्त होना सेमिनेशन। डन, फिर शरीर से बाहर आना इजैकुलेशन, फिर मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करना इंसेमिनेशन। तो पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगा। डन, हाँ या ना? ये था स्टूडेंट सीमैन और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। मुझे लग रहा है स्पेशल पॉइंट्स आपके पूरे परफेक्ट तैयार हो गए। ठीक है, अब हमारे पास नर जनन तंत्र का लास्ट टॉपिक बचा और वो है पेनिस, शिशन, बाह्य जननांग। नर का, पुरुष का बाह्य जननांग पेनिस कहलाता है,
जो कि वीर्य को मादा के जनन मार्ग में योनि में स्थानांतरित करता है। श्योर, इंसेमिनेशन इस घटना को कहते हैं स्टूडेंट पेनिस। क्लियर? एक बेलनाकार संरचना इरेक्टाइल टिश्यू उत्थानशील ऊतक है जो अपने लंबाई को और अपने आकार को इसको परिवर्तित कर सकता है। उत्थानशील इरेक्टाइल टिश्यू पुरुष का बाह्य जननांग है, पुरुष का मैथुनांग है जो कि मैथुन लैंगिक क्रियाओं में भागीदार होता है, भाग लेता है, उसे मैथुनांग कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन इंग्लिश में पेनिस है पुरुष में, और फीमेल में मादा में वेजाइना योनि है। डन। पेनिस स्टूडेंट एक बेलनाकार संरचना होती है शीशन, जिसका आगे का भाग फूला हुआ होता है। शीशन के इस फूले हुए भाग को ग्लॉन्स पेनिस के नाम से पुकारा जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, डबल स्टार, पेनिस के फूले हुए भाग को ग्लॉन्स पेनिस कहा जाता है स्टूडेंट। आगे का फूला हुआ भाग पेनिस का जो, और स्टूडेंट इस फूले हुए अंतिम सिरे के ऊपर त्वचा का एक वलन पाया जाता है जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। तो आइए पेनिस टॉपिक अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। स्टार्ट स्टूडेंट। ये नर का मैथुनांग है, जनन क्रिया में भाग लेता है, लैंगिक क्रिया में। ये बाह्य जनन अंग है। श्योर, पेनिस का आगे का भाग फूला हुआ होता है जिसे ग्लॉन्स पेनिस शीशन मुंड कहते हैं। इस पर त्वचा का एक आवरण प्रीप्यूस या फोर स्किन होता है। डबल स्टार स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्योर, समझ में आई मेरी बात आपको? पेनिस स्टूडेंट बेलनाकार रचना होती है और इस बेलनाकार रचना का अंत सिरा फूला हुआ होता है। फूले हुए भाग को ग्लॉन्स पेनिस कहा जाता है। ग्लॉन्स पेनिस पर त्वचा का वलन प्रीप्यूस होता है। क्लियर? फॉर स्किन प्रीप्यूस के तैयार। आइए स्टूडेंट, आइए और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए पेनिस की बात करें तो पेनिस कुछ इस तरीके से बेलनाकार रचना है स्टूडेंट। ये हम रफली इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये बेलनाकार रचना जिसका आगे का भाग ऐसे फूला हुआ है स्टूडेंट, ये, और पेनिस के एपेक्स पर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से छिद्र होता है, मूत्र जनन छिद्र जिसे नाम दिया जाता है। ये रहा। तो अब पेनिस के बारे में अगर बात करें तो स्टूडेंट दिस वन डन, दिस इज ग्लॉन्स पेनिस। यह है पेनिस का आगे का फूला हुआ भाग, इसे ग्लॉन्स पेनिस के नाम से बुलाया जाता है। शायद इसके बाद स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसके ऊपर त्वचा का एक वलन होता है। ये रहा, पतला त्वचीय वलन ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर उपस्थित होता है। ये, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट फोर स्किन, प्रीप्यूस के नाम से बुलाया जाता है। एनसीईआरटी में जोरदार ध्यान से देखें। क्लियर? अब आगे की बात सुनना। पेनिस में स्टूडेंट शीशन में 3 लंबवत यानी अनुदैर्ध्य रज्जु होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स। जी हाँ, पेनिस में रक्त पात्र होते हैं, पेनिस में पेशियां होती हैं। डबल स्टार, पेनिस में हड्डी अस्थि नहीं होती है, पेनिस में कोई बोन नहीं होती, पेनिस में कोई बोन नहीं होती, अस्थि नहीं होती। पेनिस में रक्त पात्र होते हैं, पेशियां होती है। पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स रज्जु होते हैं, अनुदैर्ध्य रज्जु। इनमें से 2 तो पृष्ठ सतह पर होते हैं और एक अधर सतह पर होता है। पृष्ठ सतह पर मिलने वाले 2 जो रज्जु है उन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से बुलाया जाता है, और अधर सतह पर मिलने वाले रज्जु को कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के नाम से बुलाया जाता है। यस, देखिएगा इधर स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखिए दिस वन, ये एक रज्जु मान लें हम लोग, और एक रज्जु ये मान लीजिए, ये पृष्ठ सतह पर स्टूडेंट। और इसी तरीके से अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो ये स्टूडेंट एक और, ये अधर सतह पर होगा, 3D व्यू होगा स्टूडेंट। ये ध्यान से देखिएगा, इसका नाम अगर कोई पूछे तो जवाब देना कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये दोनों के दोनों का नाम यही है स्टूडेंट, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दिस वन इंपॉर्टेंट। और लेकिन अगर नाम इसका पूछा जाए जो अधर सतह पर है तो इसका नाम जाएगा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो पेनिस में रक्त पात्र होते हैं, पेशियां होती है, अस्थि नहीं होती, हड्डी मतलब, और लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड यानी रज्जु, अनुदैर्ध्य रज्जु 3 होते हैं, 2 पृष्ठ सतह पर होते हैं
उन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और एक अधर सतह पर होता है उसे कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहा जाता है। डबल स्टार डायग्राम देखकर आप एक बात तो आज क्लियर कर चुके होंगे स्टूडेंट कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा ग्लॉन्स पेनिस में नहीं होता, पेनिस की पूरी लंबाई में नहीं होता, पेनिस की पूरी लंबाई में कॉर्पोरा स्पोंजियोसम होता है। कॉर्पोरा स्पोंजियोसम पेनिस की पूरी लंबाई में होता है, लास्ट छिद्र तक जाता है। और स्टूडेंट ये भी हमने पढ़ा था कि नर का मूत्र मार्ग जो है वो पेनिस में से गुजरता है, और जो भाग मूत्र मार्ग का पेनिस में से गुजरता है उसे हमने पेनाइल यूरिथ्रा कहा था। तो अब आप बात यह है कि कहां से गुजरता है, डबल स्टार मूत्र मार्ग कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से गुजरेगा, क्योंकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा से कैसे गुजरेगा, वो तो यहीं तक ही रहता है। तो नर का मूत्र मार्ग कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से गुजरता है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम ही पेनिस की पूरी लंबाई में होता है, कैवर्नोसा नहीं। डन। आइए स्टार्ट कुछ थ्योरी के पॉइंट्स स्टूडेंट। ये देखिए पहला हम पेनिस टॉपिक, ये पहला स्टार हमारा कंप्लीट। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो त्वचीय वलन हमने पढ़ा फोर स्किन प्रीप्यूस जिसे आपने कहा, उसमें ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है, टाइसन ग्लैंड उसका नाम है, जो एक सफेद रंग का तरल स्रावित करती है, जो ग्लॉन्स पेनिस को स्नेहक की तरह काम करता है, लुब्रिकेट। जी हाँ, स्नेहक की तरह ग्लॉन्स पेनिस पर उससे सफेद रंग का एक तरल निकलता है जिसको स्मिग्मा कहते हैं। आइए स्टार्ट। प्रीप्यूस में एक टाइसन ग्लैंड होती है, डबल स्टार, ये जो सफेद तरल स्मिग्मा स्रावित करती है, जो ग्लॉन्स पेनिस को चिकना करके रखता है। डन। अगला स्टार, पेनिस में 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होते हैं, रज्जु। इनमें से 2 पृष्ठ सतह पर होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, और एक रज्जु अधर सतह पर होता है जिसे कॉर्पोरा यस स्टूडेंट स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहा जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार, ये इंपॉर्टेंट शानदार लाइन, ये लीजिए। और मूत्र मार्ग कॉर्पोरा स्पोंजियोसम से ही गुजरता है स्टूडेंट। ये लीजिए। पेनिस स्टूडेंट विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है, पेनिस के अंदर रक्त पात्र होते हैं, पेशियां होती है, अस्थि नहीं होती है, बना होता है, या इसमें पेशियां होती है, रक्त पात्र होते हैं, पेशी का नाम क्रूरा दिया हुआ है, हटा भी सकते हम। ये लीजिए स्टूडेंट। डन। पेनिस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके बारे में। पेनिस में यानी शिशन में अस्थि नहीं होती, में अस्थि यानी बोन नहीं होती। हाजी समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया। डन। ये लीजिए स्टूडेंट, शिशन में अस्थि नहीं होती। ये लीजिए। अब स्टूडेंट आपको और 2-4 बातें बताता हूं। शिशन स्टूडेंट, इसका जो काम होता है स्टूडेंट, वो काम होता है वीर्य को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करना, इंसेमिनेशन में मदद करना। डन। अब सुनना, शिशन की क्रिया का नियमन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्र, परानुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। डन। हाँ है ना? श्योर। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट। परानुकंपी तंत्र शिशन के लिए इरेक्शन यानी कि उत्तेजना का काम करता है। शिशन का लॉन्ग और हार्ड हो जाना, लंबा और कठोर हो जाना, इरेक्शन ऑफ पेनिस कहलाता है स्टूडेंट, उत्तेजित हो जाना शिशन का। या ध्यान से सुनना, उद्घर्षण इरेक्शन पेनिस का, और इसका मतलब होता है शिशन का लंबा कठोर हो जाना। स्टूडेंट वीर्य को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने के लिए स्टूडेंट सामान्य शिशन से नहीं होगा कभी। शिशन
जब लॉन्ग और हार्ड यानी लंबा और कठोर होगा तभी वो वीर्य का स्थानांतरण कर सकता है। और इस अवस्था को पेनिस का इरेक्शन, उद्घर्षण कहा जाता है। और ये काम परानुकंपी तंत्र करवाता है। और वीर्य को बाहर निकलना, स्खलन जिसे कहते हैं, वो अनुकंपी तंत्र करवाएगा। और परानुकंपी और अनुकंपी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो जब पेनिस का इरेक्शन हो रहा है तब स्खलन नहीं होगा, और जब स्खलन हो रहा है तब उसके बाद अब पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है। डन। अब बात यह है कि पेनिस का जब इरेक्शन होगा तो करवाएगा परानुकंपी तंत्र। हमने कहा डन। हाँ श्योर। अब मेरी बात को आप थोड़ा सा सुनना है स्टूडेंट। परानुकंपी तंत्र शिशन में इरेक्शन करवाता है, बिल्कुल साफ। अब थोड़ा सा आप इस बात पे गौर करना है स्टूडेंट कि जो है परानुकंपी तंत्र स्टूडेंट आखिर जब इरेक्शन करवाएगा तो समय होता क्या क्या स्टूडेंट? पेनिस में रक्तपात होता है और मसल होती है। जब पेनिस की मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, शिथिल। पेनिस की मसल रिलैक्स होने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो पेनिस का लॉन्ग होना मसल की वजह से। जब मसल शिथिल तो पेनिस लॉन्ग हो गया। इसी समय पेनिस की धमनियों में प्रसारण होता है, और जब धमनियों काओं में प्रसारण होगा तो रक्त निकलकर बाहर आएगा और रक्त पात्रों में भर जाएगा। तो पेनिस में जो रक्त पात्र उनमें रक्त भर जाएगा इरेक्शन के समय, और पेनिस कड़क यानी कि कठोर हो जाएगा, हार्ड। पेनिस का कठोरता रक्त पात्र की उपस्थिति में मौजूद रक्त के कारण है। तो रक्त सप्लाई बढ़ गई, इसलिए ऐसा हुआ। यानी इरेक्शन के समय पेनिस की पेशियां शिथिल, उसकी धमनियां प्रसारित, उसके रक्त पात्रों में रक्त भरा हुआ, और पेनिस में जो शिरा है वो ब्लॉक हो जाती है ताकि रक्त निकले नहीं, और रक्त पेनिस में ही रहे। इन सब कारणों से पेनिस लॉन्ग और हार्ड, लंबा और कठोर हो जाता है। इसे इरेक्शन बोलते हैं। डन। सामान्य स्थिति में पेनिस की पेशियां संकुचित रहती है, और पेनिस की पेशी संकुचित तो पेनिस जो होता है स्टूडेंट वो सामान्य स्थिति बना रहता है। यस। तो जोरदार पॉइंट। आपको एक बात बताता हूं, जनरली हमारी बॉडी में सामान्य स्थिति में पेशियां शिथिल होती है, और जब पेशी काम में लेते हैं तो उसमें संकुचन होता है। डन। लेकिन पेनिस में ठीक उल्टा। पेनिस में सामान्य स्थिति में पेशियां संकुचित, और जब पेनिस में इरेक्शन, उत्तेजन अवस्था में, तब उसकी पेशियां शिथिल। जोरदार। हाँ या ना? तो परानुकंपी तंत्र शिशन में इरेक्शन करवाता है, और जबकि अनुकंपी तंत्र वीर्य का स्खलन करवाता है। डबल स्टार। और पेनिस में इरेक्शन के दौरान क्या क्या होता है? पेनिस की पेशियां शिथिल, डबल स्टार। हर साल नीट में यही पूछा जाता है। इसकी धमनिकाएं प्रसारित, रक्त पात्रों में रक्त, और शिराएं अवरुद्ध हो जाती है। ये लो साहब। सामान्य स्थिति में पेनिस की पेशियां संकुचित। ये ऐसा। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा, शिशन। नर का बाह्य जननांग, नर का मैथुनांग, शिशन का अंतस्थ सिरा फूला हुआ जिसे ग्लॉन्स पेनिस कहते हैं। शिशन ग्लॉन्स पेनिस के ऊपर त्वचीय आवरण फोर स्किन या प्रीप्यूस होता है, उसमें ग्रंथि टायसन ग्लैंड होती है। डन। शिशन में 3 लंबवत रज्जु होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। शिशन रक्त पात्र पेशियों का बना हुआ होता है। शिशन में अस्थि नहीं होती है। शिशन की क्रिया का नियमन करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्र, अनुकंपी तंत्र। परानुकंपी तंत्र जब काम करेगा तो शिशन में इरेक्शन होगा, अनुकंपी तंत्र स्खलन करवाएगा। पेनिस में जब इरेक्शन होता है, उद्घर्षण, उत्तेजना की अवस्था में, तब पेनिस की पेशियां शिथिल होंगी, उसकी रक्त वाहिनियां प्रसारित होंगी, उसमें रक्त पात्रों में रक्त भरा हुआ होगा। सामान्य अवस्था में पेनिस की पेशी संकुचित होगी। डन। तो स्टूडेंट नर जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने सारा टॉपिक ले लिया। आज कोई कुछ भी पूछे, सारे क्वेश्चंस आ गए। हाँ या ना? तैयार है? कोई हमसे सेमिनेशन पूछे, स्पर्मिएशन पूछे, है ना? सारे वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए स्टूडेंट। तैयार है हमारा?
नर जनन तंत्र टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारा। उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे बेस्ट तैयार है हमारे। श्योर। अब हम लेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, एंजाइटी सीक्वेंस, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मादा जनन तंत्र स्टूडेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी अंडाशय आते हैं जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है मादा के। इसके अलावा एक जोड़ी अंडवाहिनी आती है, एक गर्भाशय आता है और एक योनि आती है, वेजाइना। तो मादा जनन तंत्र स्टूडेंट जो बना हुआ है वो एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय और एक योनि से मिलकर बना है। हाँ या ना? स्टार्ट करूं? तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में बताता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये रहा, देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आती है स्टूडेंट अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। अंडाकार आकार के होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा में इनका निर्माण होता है, उदर गुहा में स्थित रहते हैं जीवन भर स्टूडेंट। अंडाशय के अंदर योजूतक भरा हुआ होता है। अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। इससे लिंग हार्मोन भी निकलते हैं और अंडाणु का उत्पादन भी होता है। अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं जो कि गर्भाशय और पृष्ठ देहभित्ति से लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखें आप अंडाशय, और ये लिगामेंट है जो इसको जोड़ने का काम करते हैं गर्भाशय से। अपनी स्थिति में बने रहने के लिए अंडाशय लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय और पृष्ठ देहभित्ति से जुड़ा हुआ होता है, उदर देहभित्ति से। चलिए डन। अंडाशय के अंदर योजूतक भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। उसमें फॉलिकल यानी अंडपुटिकाओं का परिवर्धन होता है। क्लियर? अंडाशय की संरचना हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बाद में। अभी हम पहले बात करते हैं आगे। मादा में स्टूडेंट एक जोड़ी पाई जाती है अंडवाहिनियां, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब नलिका। यह आपको दिख रही है 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका। इसमें स्टूडेंट सीलिया युक्त कोशिकाएं भी होती है, जिनमें सीलिया होते हैं। सीलिया अंडे को धकेलने का कार्य करते हैं। और इसमें स्त्रावी कोशिकाएं भी होती है जो श्लेष्मा जैसा पदार्थ स्त्रावित करती है, जो अंडवाहिनी को अंदर से चिकना बनाए रखता है। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सीलिया युक्त कोशिकाएं और स्त्रावी कोशिकाएं। डन। फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं स्टूडेंट। इसका आगे का भाग जो होता है वो इस तरीके से कीपनुमा होता है। आगे के इस कीपनुमा भाग को स्टूडेंट इन्फंडिबुलम के नाम से बुलाया जाता है। जोरदार ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये टॉपिक इन्फंडिबुलम, इस कीपनुमा भाग को कहते हैं। इस कीपनुमा भाग के बीच में इतना बड़ा छिद्र होता है, उस छिद्र को ऑस्टियम बुलाया जाता है। ये छिद्र स्टूडेंट, दिस वन, ये छिद्र, ये ऑस्टियम कहलाएगा स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट है, थोड़ा सपोर्ट करें। ऑस्टियम, इस छिद्र का नाम स्टूडेंट। और इस छिद्र ऑस्टियम के किनारे पर लंबे लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं। जी हाँ, लंबे लंबे प्रवर्ध। और लंबे प्रवर्धों को फिम्बरी के नाम से बुलाया जाता है। उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिन्हें फिम्बरी के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, ऑस्टियम के बाहर। जी, फिम्बरी। और ये फिम्बरी स्टूडेंट ये रहे इस जगह पे। डन। अंडाशय से जब स्टूडेंट अंडा मुक्त होता है तो इस घटना को अंडोत्सर्ग के नाम से बुलाया जाता है। इंग्लिश में ओव्यूलेशन, हिंदी में अंडोत्सर्ग। और ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग होगा तो स्टूडेंट जो अंडा निकल कर आएगा वो फिम्बरी की गति द्वारा फिर फैलोपियन नलिका में प्रवेश करेगा। जोरदार। फिम्बरी का कार्य बता रहा हूं। फिम्बरी का कार्य है अंडाशय से निकले अंडे को फैलोपियन नलिका में प्रवेश करवाना। आज अगर ये फिम्बरी ना हो तो अंडाशय से जो अंडा निकले वो पहले इस जगह पे नीचे गिर जाएगा, देहगुहा में। जोरदार पॉइंट। ये ऐसे होती है स्टूडेंट फैलोपियन नलिका का भाग। यहाँ अंडाशय होता है और उससे जो अंडा निकला वो इस जगह पे आया तो फिम्बरी की गति से वो भीतर प्रवेश करेगा। क्वेश्चन आए कि यदि फैलोपियन नलिका में से फिम्बरी हटा दी जाए तो क्या होगा? अंडा फैलोपियन नलिका में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अंडा तो बनेगा अंदर, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अंडोत्सर्ग भी होगा, अंडे का निर्माण भी होगा, पर अंडा फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन है कि फैलोपियन नलिका में सीलिया होते हैं, सीलिया हटा दिया जाए, रबड़ की ट्यूब लगा दी जाए फैलोपियन नलिका काट के, तो क्या होगा? सीलिया ही तो अंडे को आगे धकेलते जाते हैं, यहां तक लाते हैं।
तो फिर कौन धकेलेगा? तो अगर रबड़ की ट्यूब लगाते हैं फैलोपियन नलिका की जगह या सीलिया हटा दे तो क्या होगा? सांप अंडे में गति नहीं होगी। शुक्राणु के पास तो पूंछ होती है, शुक्रवाहिनी में सीलिया नहीं होते, अंडवाहिनी में सीलिया होता है। अंडवाहिनी का भाग नंबर 2 स्टूडेंट इन्फेंडिबुलम के बाद चौड़ा और सबसे लंबा भाग एम्पुला कहलाता है। अंडवाहिनी का सेकंड भाग एम्पुला कहलाएगा स्टूडेंट। ये सबसे लंबा और चौड़ा भाग होता है और इसी एम्पुला के लास्ट यहां इस जगह पर, जी हां, निषेचन की घटना संपन्न होती है। एम्पुलरी रीजन में निषेचन होता है, फैलोपियन नलिका में निषेचन होगा और उसके भी एम्पुला क्षेत्र में होगा निषेचन। श्योर। उसके बाद स्टूडेंट यहां अंतिम भाग स्थैमस कहलाएगा। ये रहा स्थैमस, ये अंतिम भाग स्थैमस होगा स्टूडेंट। और ये स्थैमस की गुहा गर्भाशय की गुहा से समेकित होगी। ये लीजिए। तो आज के बाद फैलोपियन नलिका के 3 भाग, पहला इन्फेंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा स्थैमस। इन्फेंडिबुलम सबसे पहला वाला भाग है, कीपनुमा भाग है, बीच का लंबा भाग एम्पुला है और स्थैमस ये रहा स्टूडेंट लास्ट भाग। और दोनों स्थैमस भाग गर्भाशय की गुहा में समेकित हो जाएंगे इस जगह पे। हाँ या ना? तो मादा जनन तंत्र का दूसरा भाग है फैलोपियन नलिका। पहला अंडाशय, ये रहा ओवेरी। मादा में एक जोड़ी ओवेरी होती है। ओवेरी प्राथमिक जननांग है। ओवेरी में अंडे का निर्माण होता है। ओवेरी से लिंग हार्मोन निकलते हैं। ओवेरी लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय की भित्ति और पृष्ठदेह भित्ति से जुड़ा होता है। ओवेरी के अंदर योजी ऊतक भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। हाँ या ना? जोरदार तैयार था। एनी प्रॉब्लम? मस्त याद। अब आगे आइए स्टूडेंट। या और अब स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। यहां तक एक बार रीडिंग करेंगे। स्टार्ट। पहला टॉपिक अंडाशय, ओवेरीज। अंडाशय प्राथमिक मादा जननांग है जो अंडे का उत्पादन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन स्रावित करता है। चलिए साहब, जोरदार। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर है। अंडाशय भी उत्पत्ति में मेसोडर्मल है, वृषण के समान। क्लियर? अंडाशय में भरा योजी ऊतक, अंडाशय में उपस्थित योजी ऊतक स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा कहलाता है। अगला आइए स्टूडेंट, फैलोपियन नलिका के बारे में बात करते हैं। फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनियां, इनके बारे में। फैलोपियन नलिका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनमें सीलिया युक्त कोशिकाएं और नॉन सीलिएटेड कोशिकाएं उपस्थित होती है। जी हाँ, डन। अगला, फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। पहला इन्फेंडिबुलम, ये लीजिए, यह भाग अंडाशय के समीप होता है। यह कीट नुमा होता है। अंडाशय के पास स्थित भाग इन्फेंडिबुलम, गर्भाशय में घुसने वाला भाग स्थैमस, निषेचन वाला स्थल एम्पुला। इन्फेंडिबुलम में छेद ऑस्टियम, उसके किनारे पे उंगली नुमा प्रवर्ध फिम्बरी। डन। इसमें एक बड़ा छिद्र ऑस्टियम होता है। इसके किनारे पर उंगली नुमा उभार फिम्बरी होते हैं जो अंडे के संग्रहण के लिए सहायक होते हैं। कलेक्शन ऑफ ओवा। डन। यह इन्फेंडिबुलम। दूसरा भाग एम्पुला कहलाता है। यह सबसे चौड़ा व लंबा भाग होता है। इसी में निषेचन होता है स्टूडेंट। तीसरा भाग स्थैमस होता है। यह सबसे छोटा भाग है जो गर्भाशय की गुहा से जुड़ा होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? ये डन स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा। निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। ये स्टार्ट। डन। तो अगला भाग आएगा स्टूडेंट, सबका सपोर्ट चाहिए अभी और। तो अभी तक हमने पहला टॉपिक पढ़ा ओवेरी, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने फैलोपियन ट्यूब, और अब हम पढ़ेंगे तीसरा भाग मादा जनन तंत्र का, और वो है गर्भाशय स्टूडेंट। ये रहा दिस वन, यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। ये
इन्वर्टेड पीयर शेप, उल्टी नाशपाती के आकार की रचना होती है स्टूडेंट, गर्भाशय। और गर्भाशय के 3 भाग होते हैं स्टूडेंट। ऊपर का भाग ये फंडस कहलाता है, बीच का ये भाग बॉडी कहलाता है, और सबसे निचला सकड़ा भाग सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय का निचला ग्रीवा भाग, सकड़ा भाग सर्विक्स कहलाता है, और इस सर्विक्स की स्टूडेंट गुहा सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। डबल स्टार सर्विक्स की गुहा को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये सर्विक्स है स्टूडेंट, इसकी गुहा ये रही। और ये सर्वाइकल कैनाल मादा जनन तंत्र के अगले भाग योनि वेजाइना के साथ मिलकर जन्म नाल बनाती है, बर्थ कैनाल। तो आज के बाद बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से बच्चा बाहर निकलता है, उसे बर्थ कैनाल कहते हैं। और बर्थ कैनाल सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ने मिलकर बनाया है। डन। एनी प्रॉब्लम? समझ आ रहा है स्टूडेंट? देखिए आप इधर जोरदार, गर्भाशय, गर्भाशय को वॉम्ब भी कहा जाता है, गर्भाशय को वॉम्ब भी कहा जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है, 9 महीने बच्चा गर्भाशय में रहता है, गर्भाशय में जाके भ्रूण चिपकता है, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से चिपकना इम्प्लांटेशन कहलाता है, आरोपण। तो आज के बाद इम्प्लांटेशन गर्भाशय में, भ्रूण का परिवर्तन गर्भाशय में, निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला में। डन। सब नीट की लाइनें शानदार, अल्टीमेट याद। क्लियर? अगला देखो मेरे बेटा, गर्भाशय की भित्ति ये रही स्टूडेंट। गर्भाशय के 3 भाग थे, फंडस, फिर बॉडी, ये वाला पोर्शन बॉडी कहलाएगा स्टूडेंट, ये बॉडी हो गया, और ये लास्ट सर्विक्स। और अब सुनना, गर्भाशय की भित्ति ये रही, और गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी होती है स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनती है। सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच की परत मायोमेट्रियम कहलाती है, और सबसे अंदर की परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। गर्भाशय की गुहा को रेखित करती है एंडोमेट्रियम। यह जोरदार याद, यानी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की भित्ति, सबसे बाहरी परत योज्युतक की परत पेरीमेट्रियम है, बीच की परत चिकनी पेशियों की बनी मायोमेट्रियम है, और सबसे भीतर की परत एंडोमेट्रियम है, जो गर्भाशय की गुहा को रेखित करती है, ग्रंथि लुपकला की बनी, इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो आज के बाद गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। डन। शार्प स्टूडेंट, गर्भाशय की भित्ति में जो चिकनी पेशीय स्तर है वो मायोमेट्रियम है। क्लियर हो रहा है? मायोमेट्रियम इसका पेशीय स्तर है। क्लियर? और जब शिशु जन्म के समय गर्भाशय में जो संकुचन होता है, जिससे बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिससे प्रसव पीड़ा कहते हैं, वो मायोमेट्रियम की वजह से होता है। तो शिशु जन्म के समय जो संकुचन होता है वो मायोमेट्रियम में होता है, उसकी पेशियों में। और स्टूडेंट, फीमेल में एक प्रक्रिया होती है, हर महीने उसकी योनि से लाल रंग का द्रव निकलता है, इसको आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इंग्लिश में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र कहते हैं, नहीं कहते हैं? अब ध्यान से सुना है स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें चक्रीय परिवर्तन से आता है। तो हर महीने फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन से होती है, इसकी परत टूट के बाहर निकलती है। तो आर्तव चक्र में एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होगा, और संकुचन के समय मायोमेट्रियम में होगा स्टूडेंट संकुचन। डन। हाँ या ना? ये तैयार? एक बार और, गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की परत, मायोमेट्रियम मध्य की मोटी परत चिकनी पेशियों की बनी, एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी परत जो ग्रंथि लुपकला की बनी। डन। मायोमेट्रियम चिकनी पेशियों की बनी, पेशीय संकुचन शिशु जन्म के समय मायोमेट्रियम में संकुचन, और एंडोमेट्रियम स्टूडेंट ये रेखित करने का काम करेगी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में चक्रीय परिवर्तन प्रदर्शित करेगी। स्टार्ट। तो गर्भाशय के बारे में बात चल रही है। शल्य क्रिया, ऑपरेशन द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल देना हेस्ट्रेक्टोमी कहलाता है स्टूडेंट। गर्भाशय को बाहर निकाल देना मादा के शरीर से हेस्ट्रेक्टोमी। फैलोपियन नलिका को काट देना, बांध देना ट्यूबैक्टोमी। 2 विधियां बताई आपको, एक का नाम है ट्यूबैक्टोमी, एक का नाम है हेस्ट्रेक्टोमी। ये 2 वर्ड ध्यान से। अब जरा पहले यहां तक की रीडिंग, ये क्लियर है पूरा? अगला देखना, ये क्लियर है? अगला देखना बेटा, ये
गर्भाशय को वॉम्ब भी कहते हैं, डन। इसमें भ्रूण का परिवर्धन और आरोपण होता है, श्योर। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, डन। गर्भाशय का निचला सकड़ा भाग सर्विक्स कहलाता है। इसकी गुहा को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, डन। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बर्थ कैनाल कहलाती है, शानदार। एनसीईआरटी की लाइन और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, श्योर। अगला स्टूडेंट, गर्भाशय की भित्ति 3 परतों की बनी होती है। पहली परत पेरीमेट्रियम, ये बाहरी परत है जो योजिउतक का स्तर है, डन। दूसरी मायोमेट्रियम, ये मध्य परत है जो चिकनी पेशियों की बनी मोटी है, डन। तीसरी एंडोमेट्रियम में गर्भाशय की गुहा को रेखित करती है, ग्रंथिल व संवेदनीय परत है, डन। हाँ या ना, इंपॉर्टेंट। फिर जो डबल स्टार आतंर चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है तथा शिशु जन्म के समय मायोमेट्रियम में संकुचन होता है। एनसीईआरटी की लाइन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जोरदार तैयार स्टूडेंट। एक बार और, आतंर चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है तथा शिशु जन्म के समय मायोमेट्रियम में तीव्र संकुचन होता है। यह हमारा एक और स्टार तैयार। गॉट इट, डन। अगला आओ मेरे बेटा, स्टार्ट। एक मैंने आपसे बोला शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय को बाहर निकाल देना हेस्ट्रेक्टोमी कहलाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट, जोरदार ये। और अगर आपसे बोला जाए ट्यूबैक्टोमी क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब को काट देना, बांध देना फैलोपियन ट्यूब को, वो कहलाएगा ट्यूबैक्टोमी। अच्छा सुनो स्टूडेंट, एक और बात बताता हूँ, यहाँ तक तैयार है? इधर आओ। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, ये एंडोमेट्रियम जो ना, और नॉलेज देता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। एंडोमेट्रियम 2 परतों की बनती है। इसकी ये एक परत कहलाती है स्ट्रेटम बेसिलस और अंदर वाली सबसे अंदर की कहलाती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही होती है सबसे अंदर की तरफ, और फिर उसके नीचे होती है स्ट्रेटम बेसिलस। यानी अगर मैं गर्भाशय की भित्ति आपको ऐसे बताऊं तो देखो, पहले पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर स्ट्रेटम बेसिलस, फिर स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फिर गुहा। ये है गर्भाशय में। और हर महीने फीमेल में स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट टूट के बाहर निकल जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आतंर चक्र में। और फिर स्ट्रेटम बेसिलस उसको दोबारा स्त्रावित करती है, दोबारा उसका निर्माण करती है। ये चीज और मैं आपको पढ़ा देता हूं, डन। अब एक और बात सुनना, फीमेल का लास्ट टॉपिक वेजाइना, योनि, और ये मादा का मैथुनांग है, वेजाइना, योनि। वेजाइना में ही शुक्राणु डाले जाते हैं स्टूडेंट। इस घटना को इंसेमिनेशन कहा जाता है। वेजाइना से ही स्टूडेंट बेबी बाहर निकलता है। बर्थ कैनाल बनाने में, जन्म नाल बनाने में इसका रोल है। वेजाइना की पीएच अम्लीय होती है। वेजाइना में स्टूडेंट स्तरित शल की उपकला है जिसमें केरेटिन नहीं है, केरेटिन रहित स्तरित शल की उपकला वेजाइना, फीमेल का मेथुनांग, मादा का। ये वेजाइना का छिद्र होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। ये वेजाइना का छिद्र है स्टूडेंट, और इस छिद्र को आंशिक रूप से पतली झिल्ली आवृत करती है, या और इस आंशिक रूप से पतली झिल्ली का नाम हाइमन होता है स्टूडेंट, या योनियाच्छद। हाइमन, वेजाइना के छिद्र को आंशिक रूप से आवृत करने का काम हाइमन नाम की झिल्ली करती है। हाइमन, ये डन। ये अब इसको सुनना आप, मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट। सामान्यतः हाइमन झिल्ली जो होती है स्टूडेंट, वो तब टूटती है जब फीमेल में पहली बार मैथुन की घटना होती है, पहली बार जो है स्टूडेंट सेक्स यानी कि क्रिया होती है और शिशन का प्रवेश होता है, तब जाके हाइमन झिल्ली टूटती है और रक्त स्त्राव होता है। बट ये कोई जरूरी बात नहीं है। हाइमन झिल्ली जो है और भी कई कारणों से टूट सकती है, जैसे साइकिल चलाने पर स्टूडेंट, तैराकी स्विमिंग करने पर, घुड़सवारी करने पर स्टूडेंट, खेलने पर, इन सब घटनाओं में भी हाइमन झिल्ली टूट जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पहली बार सेक्स होने पर शिशन के प्रवेश के बाद भी हाइमन झिल्ली बनी रहती है। यानी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हाइमन योनियाच्छद झिल्ली जिसे कहते हैं का उपस्थित होना या अनुपस्थित होना मादा का जो है वर्जिनिटी कौमार्य भाव को नहीं दर्शाता है। हाइमन की उपस्थिति और अनुपस्थिति मादा की वर्जिनिटी को
नहीं दर्शाता है कुमार्य भाव। जी हाँ स्टूडेंट, कि उसके साथ सेक्स हुआ या नहीं हुआ ये हाइमन से पता नहीं चल सकता, क्योंकि हाइमन झिल्ली बिना सेक्स के भी, बिना शीशन के प्रवेश के भी टूट सकती है, चाहे घुड़सवारी में, चाहे तैराकी में, खेलते समय स्टूडेंट, और भी कई कारणों से टूट सकती है। डन, ये कुछ पॉइंट्स और ये बात। जरा आइए वापस, हमने कहा था कि थ्योरी ले ली, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे आ गए स्टूडेंट। एंडोमेट्रियम दो परतों की बनी होती है, स्ट्रेटम बेसिलस ये आधारी परत है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये गर्भाशय गुहा को आश्रित करती है, इसका स्त्रवण स्ट्रेटम बेसिलस ही करती है, यह मैंस्ट्रुएशन के दौरान पृथक होकर बाहर निकल जाती है। डन। इसके अलावा स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना मादा की सहायक नलिकाएं, यानी मादा में सहायक नलिकाएं 3, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और वेजाइना योनि, जबकि नर में सहायक नलिकाएं 4, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। डन। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना को मादा की सहायक वाहिनियां मानते हैं। डबल स्टार। आयना स्टूडेंट, वेजाइना मैथुनांग है स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा मादा का, इसकी पीएच अम्लीय होती है, ये किरेटिन रहित स्तरी शल्क की उपकला से रेखित होती है। डन। वेजाइना का छिद्र आंशिक रूप से एक झिल्ली योनि आच्छद द्वारा आवृत रहता है स्टूडेंट। डन। हाइमन झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता, ये हमने अभी बोला है स्टूडेंट। मुझे लग रहा है क्लियर है यहाँ तक का? हाँ या ना? यहाँ तक का तैयार हुआ आपको मेरी बात जो मैंने बोली? तो हाइमन झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति वर्जिनिटी का घोतक नहीं है, और वेजाइना के छिद्र पर आंशिक रूप से एक झिल्ली हाइमन आवृत रहती है स्टूडेंट। गॉट इट? यहाँ तक का पूरा जो बात मैंने आपसे कही वो आपको मुझे लग रहा है समझ में आई स्टूडेंट। ये अब जो बात मैंने आपसे बोली थी ध्यान से सुनना। योनि आच्छद पहले मैथुन के दौरान फट जाता है स्टूडेंट, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के से, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तेज धक्के से, अचानक गिरने से फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसड़ने से, योनि टैम्पॉन एक यंत्र होता है स्टूडेंट जो फीमेल के द्वारा जो है ये रुई का बना हुआ होता है, ये रज चक्र के दौरान फीमेल में ब्लीडिंग अचानक ना हो जाए उसको रोकने के लिए इसको डाल दिया जाता है योनि मार्ग में, ठीक है। तो ये अंदर से आने वाले रक्त को सोख लेता है कुछ समय के लिए। इस तरह घोड़े पर घुड़सवारी, साइकिल चलाने, खेलने कूदने में भागीदारी से भी फट जाती है। कुछ औरतों का योनि आच्छद तो संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि आच्छद के होने या ना होने की बात किसी भी स्त्री के वर्जिनिटी कौमार्य को का वास्तविक सूचक नहीं है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ और डन, हमारा तैयार। श्योर? तो मादा जनन तंत्र पढ़ा स्टूडेंट, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि। मादा में सहायक नलिकाएं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना को बोला जाता है। डन। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सब तैयार। बर्थ कैनाल इज इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। तो हमने स्टूडेंट मादा जनन तंत्र को भी डायग्राम और टॉपिक के साथ ले लिया। ओके स्टूडेंट्स।